जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हमने बीएससी पार्ट 1 यानी थर्ड ईयर का मैकेनिक्स का जो पोर्शन है जो हम कर रहे हैं उसका चैप्टर 2 है पार्टिकल डायनामिक्स, और इसमें हम इसका एक टॉपिक है पढ़ेंगे सूडो फोर्स। तो चलें बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी वेलकम बैक। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके जी, ये है आपका आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे सूडो फोर्स क्या होती है, और फिर हम ये देखेंगे कि सूडो फोर्स की एग्जांपल्स क्या हैं। 3 एग्जांपल्स हैं सूडो फोर्स की जो हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से जो तीसरी एग्जांपल है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। तो चलें शुरू करते हैं। सूडो फोर्स, जिसके स्पेलिंग आप देख रहे हैं पी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसको सूडो बोलते हैं। इसको सूडो फोर्स भी बोलते हैं, फिक्टिशियस फोर्स भी बोलते हैं। ये असल में ऐसी फोर्स है जो नज़र नहीं आती, या जिसका मैकेनिज़्म समझ नहीं आता, या आप ये कह सकते हैं कि ये कहाँ से आ गई ये हमें पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता, अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताएं, वो क्या होते हैं। जी, इनर्शियल फ्रेम ऐसे फ्रेम हैं जिनमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया ओबे हो। ऐसे फ्रेम्स को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे फ्रेम जिनका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, यानी जिनके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, वो इनर्शियल फ्रेम है। इसी तरह ऐसे फ्रेम जिनके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो, यानी जिनके अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया ओबे ना हो रहा हो, तो ऐसे फ्रेम्स को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जैसे यहाँ सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये है, सूडो फोर्स क्या होती है। देखिए, सूडो फोर्स कोई ऐसी फोर्स है, सबसे पहली बात ये कि जो हमें नज़र नहीं आती, या इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि सूडो फोर्स ऐसी फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर होगा उसे नज़र आएगी। नज़र आने से मुराद है उसे फील होगा कि कोई फोर्स लगी है, और ऐसा ऑब्जर्वर जो इनर्शियल फ्रेम के अंदर है उसे पता नहीं चलेगा कि ये कोई फोर्स है भी या नहीं है, यानी वो सूडो फोर्स के बारे में सोचेगा भी नहीं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं सूडो फोर्सेस सिंपली डिसअपीयर्स इन इनर्शियल फ्रेम्स, यानी ये इनर्शियल फ्रेम में डिसअपीयर हो जाती हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये अपीयर होती हैं, लेकिन ऑब्जर्वर को पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आई, कैसे लगी, किस वजह से लगी। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास, जो आपकी यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है, ये हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, और उसके बाद एग्जांपल नंबर 3। जी, एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास फ़र्ज़ करें एक है जी बस। ये देखें कितनी अच्छी बस बना रहा हूँ मैं। ये फ़र्ज़ करें बस है, फ़र्ज़ ही करना पड़ेगा, और तो कोई हल नहीं है। जी, अब ग्रीन कलर का मैंने बस के अंदर एक बंदा बिठाया है। फ़र्ज़ करें ये बंदा है जो बस के अंदर बैठा हुआ है। इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ।
और ये बस चल रही है, ये बस चल रही है, किसी डायरेक्शन में जा रही है। एक दूसरा बंदा है जनाब, वो है ऑब्जर्वर एस, ये रोड पे खड़ा है, ठीक है, यानी ये ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा है और ऑब्जर्वर एक्स जिसे मैंने ग्रीन कलर से बस के अंदर बनाया वो बस के अंदर बैठा हुआ है। ये दो ऑब्जर्वर हैं, यानी ये दो लोग हैं जो एक इवेंट है उसको देख रहे हैं। अब वो इवेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई ग्लाइडर है या कोई आप ये समझ लें बस के ऊपर यहाँ एक पाइप सा लगा होता है। फ़र्ज़ करें इस पाइप के ऊपर एक ये कुछ ऐसा रिंग सा है जो लगा हुआ है, आप इसको पकड़ के खड़े होते हैं बस के अंदर। फ़र्ज़ करें वो ये है। अब हुआ कुछ ऐसा हुआ, बस के आगे कोई चीज़ आ गई। फ़र्ज़ करें बस के आगे जी ये कोई डॉग आ गया, फ़र्ज़ करें ये डॉग है बस के आगे आ गया, ठीक है। अब बस ने क्या किया, ब्रेक लगाई। जब बस ने ब्रेक लगाई तो क्या होगा, आप ज़रा सोच के बताएं क्या होगा। इस ग्लैडिएटर या सॉरी ग्लैडिएटर कह रहा हूँ, इस ग्लाइडर या यहाँ एक रिंग लगी हुई है जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैं चलें ए का नाम दे देता हूँ। इसके साथ क्या होगा, देखें जब ब्रेक लगेगी तो ब्रेक की वजह से हम जानते हैं कि सारी चीज़ें आगे की तरफ झटका लगता है सबको, यानी इनर्शिया की वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी मोशन को मेंटेन रखें और फिर वो आगे की तरफ झटका खाते हैं। तो ये जो ग्लाइडर है ये भी आगे की तरफ जाएगा, यानी इस तरफ, ठीक है। अब इस ग्लाइडर का आगे की तरफ जाना जो है, इसको दोनों ऑब्जर्वर्स की ऑब्जर्वेशन में हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वर एक्स की। फ़र्ज़ करें जो गाड़ी को ब्रेक लगी है ना, ये जो बस को ब्रेक लगी है, इसको ब्रेक लगी है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जितना एक्सेलरेशन गिवन है, यहाँ पे उन्होंने एक्सेलरेशन बताया है 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ़र्ज़ करें इस बस को ब्रेक लगी और इसके अंदर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ -2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो बस के अंदर बंदा बैठा हुआ है ना, देखें बस भी रुकी और बस के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो भी रुका, क्योंकि वो सीट के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन इनर्शिया की वजह से ये जो ग्लाइडर है ये आगे की तरफ झटका खा के आगे की तरफ स्लाइड करके चला जाएगा। अब ये जो ऑब्जर्वर एक्स बैठा हुआ है ना, इसको ऐसा लगेगा कि इस ग्लाइडर का एक्सेलरेशन है 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसको लग रहा है, ये इस ऑब्जर्वर को लग रहा है, ऑब्जर्वर एक्स को, जो ऑब्जर्वर बस के अंदर बैठा हुआ है। अब जो ऑब्जर्वर बस के अंदर बैठा हुआ है इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिंग है या ये जो ग्लाइडर है या जो भी चीज़ वहाँ पड़ी हुई है जो स्लाइड हो सकती है बस की ब्रेक लगने की वजह से, ये आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये वाला जो बंदा है जो एक्स है, ये सोचेगा कि ये इसके अंदर एक्सेलरेशन कहाँ से आया है। यानी ज़ाहिर बात है हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, हम कह सकते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगी है, इसीलिए उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। यानी जो ऑब्जर्वर एक्स है वो सोचेगा कि ये जो ग्लाइडर है, जो ए ग्लाइडर है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगी है और उसी फोर्स की वजह से इसके अंदर ये वाला एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो ग्लाइडर के मैस को ग्लाइडर के अंदर पैदा होने वाले एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करेगा और आंसर निकाल देगा। लेकिन उसे ये समझ नहीं आएगी कि ये फोर्स किसने लगाई है। यहाँ कोई ना तो कोई बंदा खड़ा है, ना कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो ग्लाइडर को या इस रिंग को धकेल के आगे शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर एक्स को एक ऐसी फोर्स फील हो रही है जो ग्लाइडर पे लगी है, जिसने उसको रिंग को या ग्लाइडर को मूव करवाया है, लेकिन उसको इस फोर्स की ओरिजिन का पता नहीं चल रहा।
ठीक है। अब अगली बात ये देखें कि ऑब्जर्वर एक्स खुद कहाँ बैठा हुआ है। ये खुद भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है, यानी बस के अंदर बैठा हुआ है। बस के अंदर ही हमने एक्सेलरेशन पैदा किया है और ये भी बस के अंदर ही बैठा हुआ है। इसका मतलब है ये सारी सिचुएशन को देख रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक डिस्कस करेंगे या उसके मुताबिक आप बात करेंगे तो सूडो फोर्स जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक ऐसी फोर्स आएगी जिसका ओरिजिन हमें नहीं पता होगा। जैसे इस ख़ास एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया कि जो ग्लाइडर है ये आगे की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। ऑब्जर्वर एक्स यही सोच रहा है लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि ये फोर्स कहाँ से लग रही है। सो दिस इज़ सूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स, या ऐसी फोर्स जिसका कोई ओरिजिन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके, यानी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से आई है। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वर एस की। ऑब्जर्वर एस जो है ना, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब वो बड़े आसानी से इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेगा और उसके जहन में कोई भी ऐसी फोर्स का जिक्र ही नहीं आएगा जिसको हम सूडो फोर्स कह रहे हैं, जो ऑब्जर्वर एक्स को लग रही है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर एस की हम बात करते हैं। देखें, ऑब्जर्वर एस ने क्या फील किया कि बस पहले बड़े मज़े से जा रही थी, बस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बस के साथ साथ जा रही थी, चाहे वो चीज़ किसी सीट के ऊपर पड़ी हुई है, चाहे वो ऊपर पाइप के साथ कोई रिंग लगा हुआ है, कुछ भी। फिर बस पे ब्रेक अप्लाई की गई। ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा है रोड के ऊपर, उसको ये समझ आ जाएगी कि बस के ऊपर जो ब्रेक अप्लाई की गई है उसकी डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड। ब्रेक वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड। इसकी वजह से बस के अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, बैकवर्ड। इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से बस आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी। हम ये जानते हैं कि जब ब्रेक लगती है, ब्रेक का मतलब है बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स की वजह से बैकवर्ड एक्सेलरेशन पैदा होता है, और बैकवर्ड एक्सेलरेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होता है, और इसी वजह से ये बस रुक जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लाइडर की या रिंग की। जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है, जिसके लिहाज से अभी हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर एस, इसको ग्लाइडर के अंदर किसी भी तरह की मोशन फील नहीं होगी। मतलब क्या है इसका? ये तो कहेगा सिंपल, वो पहले भी जा रहा था अब भी जा रहा है, क्योंकि इसने बाहर से खड़े होके देखा है ना, रोड पे खड़े होके देखा है। पहले भी बस भी जा रही है, अंदर ग्लाइडर भी जा रहा है। अब ग्लाइडर जो है वो इनर्शिया की वजह से आगे जाता जा रहा है, क्योंकि इनर्शिया है उसका। हम जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक भी कि जब तक कोई फोर्स ना लगे ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को बरकरार रखता है। तो ग्लाइडर ने यही कोशिश की है कि वो अपनी मोशन को बरकरार रखे। यानी जो बाहर खड़ा ऑब्जर्वर है वो तो कह रहा है ग्लाइडर के ऊपर कोई फोर्स लगी ही नहीं है, इसीलिए उसने अपनी मोशन को बरकरार रखा और इसीलिए वो इनर्शिया की वजह से आगे चलता गया और चलने की कोशिश की। इसका मतलब है जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है उसको उसके मुताबिक हम ये नहीं कह सकते कि ग्लाइडर आगे जा रहा है, ग्लाइडर तो पहले ही जा रहा था, यानी ग्लाइडर के अंदर कोई नई मोशन नहीं आई। ऑब्जर्वर एस के मुताबिक बस के अंदर नई मोशन आई है। बस पहले आगे जा रही थी, बाद में उसने रुकना शुरू कर दिया और उसके अंदर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन पैदा हो गया। सो ये वाला जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, इसके लिहाज से सारा केस बड़ा सिंपल और नॉर्मल है, और वो ये है कि बस के ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लगी जिसकी वजह से एक बैकवर्ड एक्सेलरेशन पैदा हुआ, जिसकी वजह से बस रुक गई और अंदर वाली चीज़ों ने मूव करते रहने की कोशिश की, और इसी कोशिश में ग्लाइडर आगे की तरफ जाता हुआ फील हुआ। किस ऑब्जर्वर को? जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ था। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है उसके मुताबिक ग्लाइडर के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ग्लाइडर के अंदर कोई मोशन में तब्दीली नहीं आई। ग्लाइडर पहले भी जा रहा था अब भी जा रहा है, पहले भी वैसे ही मोशन में था अब भी वैसे ही मोशन में है। मोशन में तब्दीली किसकी आई है? बस की। और बस में मोशन में तब्दीली क्यों आई है? बैकवर्ड फोर्स की वजह से। तो ये है सारा का सारा केस। अब देखें ऑब्जर्वर एस कहाँ बैठा है? ये ज़मीन पे बैठा है, और ज़मीन को बस के लिहाज से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ इनर्शियल फ्रेम।
क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन सूरज के इर्द गिर्द इतना कम होता है कि कुछ सिचुएशंस में अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यानी बस के लिहाज से तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम कंसीडर की जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जर्वर एक्स बस के अंदर बैठा हुआ था उसको इस इवेंट के दौरान एक फोर्स नज़र आई, या फोर्स के बारे में उसने सोचा जिसका पता नहीं चल रहा था ये कहाँ से आई है, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। लेकिन जो ऑब्जर्वर रोड पे बाहर खड़ा था, ऑब्जर्वर एस, इसको ऐसी किसी भी फोर्स का ख्याल तक नहीं आया। उसकी वजह ये है कि ये इनर्शियल फ्रेम में था और इसके लिए सारी सिचुएशन बड़ी नॉर्मल थी। और वो नॉर्मल सिचुएशन क्या थी कि बस पर ब्रेक लगी, बस पे ब्रेक लगने की वजह से बस रुक गई, बस की अंदर की चीज़ें मूव करते रहने की कोशिश कर रही हैं और बात ख़त्म। ठीक है, तो ये था जी सूडो फोर्स की एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में मुझे जल्दी से ज़रा फीडबैक दे दें कि सबको नज़र आई है या नहीं। नज़र तो आई होगी, जारी बात है, लेकिन समझ आई है या नहीं आई ये बताएं। कमेंट करें ज़रा जल्दी से, फिर मैं अगली एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ। जी ऐसा तो नहीं है कि आप सो गए हैं? ओके गुड। चलें, ये ना हो कि ऑनलाइन करके वैसे ही जाके सो जाएं। सोना नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया था टीचर का दर्जा जो है वो माँ से 70 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ एक बच्चे को सुलाती है और टीचर 70 बच्चों को सुला देता है। डायग्राम बहुत अच्छी थी, गुड। ओके गुड। ये बिल्कुल किस बात पे कह रहे हैं? सुलाने वाली बात पे? सर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। जी कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी बताएं ज़रा। स्क्रीन ब्लर थी। ओके, आप परेशान ना हो। जिन बच्चों के लिए स्क्रीन ब्लर थी आप उसमें परेशान ना हो, ये सारी डायग्राम बहुत अच्छे से आपको यूट्यूब पे नज़र आएगी। वॉइस में भी इशू था। ओके, किसी बच्चे को भी वॉइस में इशू, मतलब किसी बच्चे को भी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी या कुछ बच्चों का इशू था? जी बाकी ये बताएं, जिन बच्चों को सही आवाज़ और ठीक नज़र आ रहा था वो भी हैं यहाँ पर? ओके चलें, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ी मज़े की एग्जांपल है। अच्छा, ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है ना स्क्रीन, ये वाकई ब्लर है। ये मेरे पास भी ब्लर है। असल में मैंने ये इसका जो क्या कहते हैं स्कैन किया था वो ठीक नहीं हुआ था, इसलिए इसके बारे में आप परेशान ना हो। ओके जी, ये है एग्जांपल नंबर 2। आप अपनी बुक पे देखेंगे ना आपको एग्जैक्ट सारा कुछ नज़र आ जाएगा, और बातें सारी मेरे वाली और वीडियो बुक वाली। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं जी। इसमें जिस सूडो फोर्स की हम बात करने लगे हैं उस सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज ऑल्सो अ सूडो फोर्स। अच्छा जी, फर्ज करें ये है जी एक अब गाड़ी बनानी पड़ेगी ज़रा। फ़र्ज़ करें जी ये है हमारे पास गाड़ी जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं। ये इसका मैंने फ्रंट बनाया था, लग ऐसे रहा कि बैक है। चलें फ़र्ज़ करें ये फ्रंट ही है।
जी ये है जी एक गाड़ी, इस गाड़ी में बैठा हुआ है जी कोई बंदा। फर्ज करें वो बैठा है यहाँ पर, ये है फर्ज करें स्टीयरिंग, देख रहे हैं सारे, ओके। और ये सीट है, यहाँ बैठा हुआ है बंदा और ये गाड़ी चला रहा है और इसे चलानी नहीं आती। अभी देखना, हमें पता चलेगा इसे चलानी नहीं आती। अच्छा जी, फर्ज करें रोड तो था ये सीधा, ये रोड इस तरफ जा रहा था। ये जो जनाब अंदर बैठे हुए हैं, इनको गाड़ी चलानी नहीं आती। इन्होंने क्या हरकत की है, गाड़ी को एकदम टर्न कर दिया इस तरफ। ये एरो जो है ना, ये मेरी वाली डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे मारने लगा। ये लगता है आप में से ही कोई है। अच्छा अच्छा, आप में से नहीं है, ओके ओके, ये अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आदमी अंदर बैठा हुआ है, अगर ये गाड़ी को इस तरफ टर्न करेगा राइट वर्ड, तो इसके ऊपर एक लेफ्ट वर्ड फोर्स लगेगी। इसको ऐसा फील होगा कि इसको कोई बंदा लेफ्ट वर्ड धक्का लगा रहा है। गाड़ी को ये राइट वर्ड लेके जा रहा है, लेकिन इसको फील होगा कि ये लेफ्ट वर्ड धक्का इसको कोई लगा रहा है। आप भी ये चीज़ बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप खुद भी ये फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, किसी बस में बैठे हैं, अगर बस वाला एकदम गाड़ी को राइट वर्ड, बस को राइट वर्ड टर्न कर देगा, तो आप सब के ऊपर लेफ्ट वर्ड यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके ऊपर एक फोर्स लग रही है, यानी आप लेफ्ट वर्ड धकेले जाएंगे, लेफ्ट वर्ड गिरेंगे अगर एकदम बस को राइट वर्ड किया जाए। जी मैं उम्मीद करता हूँ मुझे इस बात की आप सबको समझ आ रही है और अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी दो ऑब्जर्वर हैं। एक है ऑब्जर्वर एक्स जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, ये जो ड्राइव कर रहा है, जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती, और एक है ऑब्जर्वर एस जो दोबारा से रोड पे खड़ा है। इस बेचारे के पास लगता है ना गाड़ी है ना किराया है, ये रोड पे खड़ा है। अब देखें, जो ऑब्जर्वर एक्स है जो गाड़ी के अंदर है, जिसके अंदर हमने एक्सेलरेशन देखा, एक्सेलरेशन किसने पैदा किया है? इसी ड्राइवर ने पैदा किया है जिसने गाड़ी को राइट वर्ड धकेल दिया है। तो इसके अंदर यानी इस ऑब्जर्वर के अंदर जो ऑब्जर्वर एक्स है, इसके ऊपर एक लेफ्ट वर्ड एक फोर्स लगेगी जो किसे फील होगा? इसी ऑब्जर्वर को फील होगा। यानी इसे फील होगा कि इसके ऊपर एक लेफ्ट वर्ड एक टर्न के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और ये इसे सूडो फोर्स ही कहेगा, क्योंकि इस फोर्स का भी ओरिजिन समझ नहीं आ रहा कि ये कौन लगा रहा है। यानी अगर आप गाड़ी को राइट वर्ड लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट वर्ड आपको कौन धकेल रहा है? वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें फील होगी दिस इज सूडो फोर्स। लेकिन एक बात क्लियर रखें अपने माइंड में कि ये सिर्फ उस ऑब्जर्वर को ही फील होगी जो उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठा हुआ है। और ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा है, दोबारा वो रोड पे है, वो ज़मीन पर है, और ज़मीन जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो बड़ी आसानी से इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेगा। और वो सिचुएशन क्या है, ज़रा आप गौर से देखिएगा। अब मैं ज़रा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। ये जो दरमियान में ऑब्जर्वर एस बैठा हुआ है, इसको लगेगा कि ये गाड़ी जो है ये सर्कुलर पाथ के ऊपर चलना शुरू हो गई थी। अब जाहिर बात है, सर्कुलर पाथ पे चलाने के लिए गाड़ी को बार बार राइट वर्ड मूव करवाना पड़ा, लेकिन गाड़ी जो है उसकी कोशिश है, या गाड़ी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनर्शिया की वजह से उनकी कोशिश है कि वो टेंजेंट के अलोंग मूव करें। किसके अलोंग मूव करें? टेंजेंट के अलोंग। तो गाड़ी इस पूरे सर्कुलर ट्रैक पे जहां भी होगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स गाड़ी के अंदर हैं उनको ऐसा फील होगा
ये बाहर मैं ऑब्जर्वर एस के लिहाज से बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व कर रहा है। जो गाड़ी के अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उन वो ऑब्जर्वर एस को ऐसा लगेगा कि वो टेंजेंट के अलॉन्ग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ा सिंपल है, ऐसा ही होता है क्योंकि इनर्शिया की कोशिश है कि बॉडी अपनी लीनियर मोशन कायम रखे, और लीनियर मोशन सर्कुलर पाथ में हमेशा किसके अलॉन्ग होती है? टेंजेंट के अलॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सूडो फोर्स है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, और ये किसे फील होगी? वो वाला ऑब्जर्वर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है यानी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, और वो ऑब्जर्वर जो गाड़ी से बाहर है यानी इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, उसको ऐसी किसी भी फोर्स का ख्याल तक नहीं आएगा। तो ये थी जी एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैं दोबारा से वापस आपके पास आ रहा हूँ और आप मुझे ये बताएं कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2 की समझ आई है या नहीं आई। ड्रॉयर मशीन की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये क्या कह रहा है भाई? हाँ जी, आज 2 लेक्चर हैं, मौजे मारे हैं। ले लें जी, कार आप ले लें, बस भी ले लें। आज पूरा लेक्चर 1 करोड़ का है। 70-80 लाख की बस और 20-25 लाख की कार। चलें अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। चलें बस अब कमेंट बंद कर दें ताकि सिग्नल्स का इशू ना हो कहीं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाएं। ये ऊपर वाली डायग्राम ज़्यादा ही नीचे नहीं आ गई, इसको मैं थोड़ा रिमूव ना कर दूं? चले रहने देते हैं, हम इसको कहीं और बना लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इसका स्कैन अच्छा है, ये आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 में जिस सूडो फोर्स का हमने जिक्र करना है और जिसको स्टडी करना है उसका एक नाम है कोरायलस फोर्स। ये है एग्जाम्पल नंबर 3 की सूडो फोर्स। अब ये होती क्या है, ये कैसे आती है और इसकी नेचर क्या है, किसे फील होगी और किसे फील नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल ये डायग्राम बना के देखते हैं। इसकी डायग्राम मैं थोड़ी नीचे बना देता हूँ इधर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने बचपन में एक होता था घूमने वाला होता था झूला इस तरह का, इसके साइड पे वो लगी होती थी चेयर्स साइडों पे, और दरमियान में एक हैंडल लगा होता था, और इसको आप घुमाते थे और मौजें करते थे। इस हैंडल को आप घुमाते थे और झूले लेते थे। तो ये ऐसा ही एक रोटेटिंग टर्न टेबल या ऐसी ही कोई चीज़ आपने इमेजिन करनी है। पहले मैंने आपको ये साइड से दिखाया है, अब मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ। टॉप व्यू ज़ाहिर बात है जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको पूरा सर्कल नज़र आएगा, और पूरा सर्कल इसका होगा कुछ ऐसा। ये फ़र्ज़ करें ये है मैरी गो राउंड, ये एक इसी तरह के झूले का नाम है, और इसके दरमियान में फ़र्ज़ करें ये एक सेंटर है इसका, और इस तरह हमने लाइंस लगाई हुई हैं चारों तरफ। ये कुछ पाथ बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। और ये जो मैरी गो राउंड है ये घूम रहा है इस तरह, ठीक हो गया। आपने ना ज़रा इस एग्जाम्पल को गौर से बहुत अच्छी तरह समझना है। अब यहाँ भी 2 ऑब्जर्वर हैं जिनके लिहाज से हम बात करेंगे। एक है ऑब्जर्वर एक्स
जो इसके अंदर ही बैठा हुआ है फर्ज करें, और दूसरा है ऑब्जर्वर एस जो हमेशा की तरह रोड पे है। ठीक हो गया, ऑलराइट। अच्छा जी, अब करना ये है कि ये मैं ब्लैक कलर से करूँगा। करना ये है कि ये घूम रहा है, ये सारा ऑपरेटस जो है ये रोटेट कर रहा है। इसकी रोटेशन के दौरान ही ये जो ऑब्जर्वर एक्स अंदर है, मतलब जो उसके ऊपर ही खड़ा है, इसने क्या किया, इसने एक बॉल फेंका सेंटर की तरफ। किसकी तरफ फेंका? सेंटर की तरफ फेंका। यानी वो खुद उस टर्न टेबल के ऊपर खड़ा है और उसने टर्न टेबल के सेंटर की तरफ इस तरह से बॉल को फेंक दिया। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये सोचेगा या ये एक्सपेक्ट करेगा कि जिस तरफ इसने बॉल को फेंका है ये उसी लाइन पे चलता रहे। अब इसने जिस लाइन के ऊपर फेंका है, ये देखें, ये इसने इस लाइन के ऊपर फेंका है, इसकी ऑब्जर्वेशन ये है या ये एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि ये उसी लाइन पे चलते चलते सेंटर की तरफ जाए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। अब असल में ऐसा क्यों नहीं होगा ये हम बताते हैं बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से, जो इनर्शियल फ्रेम के ऊपर खड़ा है और वो इस सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। इसके लिहाज से हम बात करते हैं। सबसे पहले जब ये ऑब्जर्वर एस अब सोच रहा है, कौन सोच रहा है? ऑब्जर्वर एस। ऑब्जर्वर एस ने देखा कि ये मैरी गो राउंड घूम रहा है और उसके अंदर एक बंदा खड़ा है, वो भी उसके साथ साथ घूम रहा है, और उस बंदे ने एक बॉल को अंदर की तरफ फेंका। अब जब बॉल अंदर की तरफ फेंकी गई तो इस बॉल को जो इनिशियल वेलोसिटी मिली वो सिर्फ अंदर वाली नहीं थी, वो टेंजेंशियल भी थी। यानी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मिले। कितने कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट्स। ज़रा गौर से बातें सुननी है आपने। अब मैं वो दोनों कंपोनेंट्स बना रहा हूँ। मैं ज़रा कलर को चूज़ कर लूँ, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। अब ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक अंदर की तरफ और एक टेंजेंट के अलोंग। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मिले। एक वो वाला कंपोनेंट जिस तरफ उस बंदे ने फेंका, जो वेलोसिटी उस बंदे ने दी, और एक उस बंदे की अपनी वेलोसिटी, क्योंकि वो भी सर्कल में घूम रहा है और घूमते घूमते उसने एक बॉडी को फेंका है, तो उसकी जो अपनी वेलोसिटी थी वो इस ऑब्जेक्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक सेंटर की तरफ जो वेलोसिटी उस बंदे ने दी है और दूसरी टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी सेंटर की तरफ है वो तो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ ले जाने की कोशिश करती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, इसकी कोशिश क्या है कि ये सर्कल में चले। अब सर्कल में चलते चलते ऑब्जेक्ट के पास अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो उसके पास कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। अब ये हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। इसमें v क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, r है रेडियस ऑफ दैट सर्कल जिसके अंदर ऑब्जेक्ट घूम रहा है, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें, अगर हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसी लाइन के ऊपर चलते चलते सेंटर की तरफ जाए तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। सही है? एंगुलर वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? सेम। यानी मैं एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट कंसीडर कर लूं। फर्ज करें इसको मैं सेम कंसीडर कर लेता हूं, तो फिर v और r का क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। अब एक और बात सोचें, जब इस बंदे ने उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ फेंका तो जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जाता जा रहा है, r की वैल्यू यानी सर्कल का रेडियस, जिस सर्कल में ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है उसका रेडियस कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे उसका रेडियस कम होता जाएगा, रिक्वायर्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कम होती जाएगी टू सो दैट ओमेगा रिमेन सेम। अब मेरी बात को गौर से दोबारा सुने। जैसे जैसे r कम होता जा रहा है, रिक्वायर्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कम होती जा रही है सर्कल में रहने के लिए।
ओमेगा को सेम रखने के लिए, और अगर ओमेगा सेम रहेगा तब ही वो उस लाइन के ऊपर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उस बंदे ने जब उसको छोड़ा तो उसके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आई ऑब्जेक्ट के पास वो ज़्यादा थी। अब जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जाता जा रहा है, रिक्वायर्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी टू रिमेन इन दैट सेम सर्कल वो कम होती जा रही है। अब रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। तो वो जो एक्स्ट्रा टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ, ये अपने ट्रैक से आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अब जो मैंने सेकंड एरो लगाया है, इसको गौर से देखें। ये आगे क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं ऑब्जर्वर एस के लिहाज से बनाऊं ना इसका पूरा पाथ, तो वो पाथ कुछ ऐसा बनेगा। देखें, ये सर्कुलर पाथ था उसका इनिशियल, रोटेशन इस तरफ हो रही है, इसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा, ये सही है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है जो उस ऑब्जर्वर एक्स ने फेंका था वो सिर्फ रेडियस के अलोंग सीधी लाइन में नहीं जा रहा, वो साथ साथ आगे भी जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि वो अपनी ओरिजिनल लाइन पर भी नहीं रहा। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर एक्स की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये ऑब्जेक्ट इसी लाइन पे चलते चलते सेंटर की तरफ जाए, लेकिन ये उस लाइन पर नहीं रहेगा, ये उस लाइन से थोड़ा आगे चला जाएगा, सेंटर की तरफ जाते जाते अपनी असली वाली लाइन से आगे निकल जाएगा। और वो आगे क्यों निकला है ये मैंने आपको इसकी रीज़न बताई है, क्योंकि उसके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, इसलिए जो एक्स्ट्रा टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो लेके वो आगे चला जाएगा, यानी वो अपनी असली जगह से थोड़ा आगे निकल जाएगा। ठीक हो गया? तो ये था जी आपके पास थर्ड वाली एग्जांपल, ये थी थर्ड वाली एग्जांपल। अब इसमें दोबारा मैं इस एग्जांपल को रिव्यू कर रहा हूँ। देखें, जो ऑब्जर्वर एक्स था, जो इस क्या बोलते हैं इसे, मैरी गो राउंड के अंदर खड़ा है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन है, उसने ऑब्जेक्ट को फेंका और उसको ये समझ नहीं आ रही कि ये अपनी लाइन से आगे क्यों जा रहा है। सही है, ओरिजिनली बिहेव कैसा किया उस ऑब्जेक्ट ने, अपनी लाइन से आगे गया। अब जो ऑब्जर्वर एक्स है उसे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी फोर्स है जो इसको अपनी असली वाली लाइन से आगे की तरफ धकेल रही है। इसने ऐसी कोई फोर्स ऑब्जर्व नहीं की, यानी इसको समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी फोर्स है। यानी इसने एक ऐसी फोर्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, या जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या जिसको इमेजिन करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी सूडो फोर्स है, और इस सूडो फोर्स को हम नाम देते हैं क्रॉयलस फोर्स। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफ़ी दफ़ा आई हुई है। लेकिन जो ऑब्जर्वर एस है जो रोड के ऊपर खड़ा है, उसको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी लाइन से आगे क्यों शिफ्ट हुआ है, और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बड़ी डिटेल में आपको दी है। आगे क्यों शिफ्ट हुआ है? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और इसी टेंजेंशियल वेलोसिटी की एक्स्ट्रा वैल्यू की वजह से वो अपनी लाइन से आगे शिफ्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी थर्ड वाली एग्जांपल, क्रॉयलस फोर्स, जो सूडो फोर्स की थर्ड एग्जांपल है, और ये भी आपकी ख़त्म हो गई है। अब सूडो फोर्स का पूरा टॉपिक आपका हो गया, और मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब बताएं ज़रा, इसकी भी समझ आ गई है फुल? जी, सबको समझ आ गई है? ओके, गुड। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से आउट होने लगा हूँ, और मेरी आपको आवाज़ भी नहीं आएगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3-4 मिनट। ठीक है, तो फिर आपने
जी तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक सूडो फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है इसलिए, और सारा थ्योरेटिकल है जैसे आपने देखा। तो इसको ज़रा गौर से ध्यान से आपने समझना है। वीडियो को बार बार देखें, जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।